हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और साथ में हमें कंसेप्ट भी चाहिए सो दैट वी कैन सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाओ। हेडिंग लगा दो, हेडिंग लगा हुआ है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या है? जनरली फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन पहले समझते हैं इसको कि जैसे हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ा है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में क्या बोला है कि कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगे, या फिर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। ये पढ़ा है हमने। लेकिन हमें प्रैक्टिकली क्या देखा है कि एक बॉडी अगर मोशन में है तो रुक जाता है। जैसे एक फैन है, फैन घूम रहा है और स्विच को हम ऑफ कर देते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो रुक जाता है। ठीक है, उसको हम रोकते नहीं है, वो अपने आप रुक जाता है। मतलब कोई इनविजिबल फोर्स है जो उसको रोक दिया। ठीक है, या फिर गाड़ी चल रहा है, अचानक से सोचो कि उसमें ब्रेक भी नहीं लगा, पेट्रोल खत्म हो गया। ठीक है, तो चलते चलते वो चलते ही रहेगा क्या? नहीं, रुक जाता है। बिना ब्रेक का ही रुक जाएगा, अपने आप भी रुक जाएगा, क्योंकि तेल खत्म हो गया, रुक जाएगा। हम बोलते कि हमने क्या बोलेंगे हम कि तेल खत्म हो गया इसलिए रुक गया, लेकिन एक्चुअली में तेल की वजह से वो नहीं रुका, वो रुका किसी और चीज की वजह से। इनविजिबल फोर्स ने उसको रोक दिया, क्योंकि हमने ब्रेक तो नहीं लगाया, मतलब कोई और है, फोर्स है जिसने रोक दिया। तो यही इनविजिबल फोर्स जो उसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, अपोज करता है, मोशन को अपोज करता है। ठीक है, किसी भी बॉडी के मोशन को अपोज करता है। तो अभी हम यही पढ़ेंगे डिटेल्स में, इसी की चीज को डिटेल्स में पढ़ेंगे। फ्रिक्शन को हेडिंग लगाओ, शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फ्रिक्शन फ्रिक्शन एक्चुअली आता कैसे, ये मैंने समझ लिया कि ये क्या अपोजिंग फोर्स है। ये क्या है? अपोजिंग फोर्स है। ये कैसा फोर्स है? अपोजिंग फोर्स है। ठीक है, अपोजिंग फोर्स ये कैसे आता है, कहां से आता है, इसके बारे में अभी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे आता है ये, इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। तो देखो, पुराने जमाने में ऐसे सोचा जाता था। पुराने जमाने में क्या सोचा जाता था कि जैसे जैसे ये हम एक टेबल लिया हमने। ठीक है, टेबल ले लिया, टेबल मतलब ऐसे रफ दिखा रहा हूं, एक सरफेस ले लिया। तो पुराने जमाने में बोला जाता कि ये जो सरफेस, हम प्रैक्टिकली क्या देखते हैं कि ये जो सरफेस है एकदम स्मूथ दिखाई देता है। जैसे बोर्ड ही मान लो, तो ये सरफेस कैसा दिख रहा है हमको? एकदम स्मूथ दिख रहा है। लेकिन माइक्रोस्कोप के अंडर में देखेंगे ना, तो यही सरफेस, ये जो बोर्ड है, ये ऐसा नहीं है, ये कुछ ऐसा दिखेगा हमको। ठीक है, इस तरह का जिगजग दिखेगा, मतलब ऐसा भी दिख सकता है, ऐसा भी होगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मतलब सरफेस में क्या होगा, कहीं गड्ढा होगा, कहीं ऊंचा होगा, कहीं गड्ढा होगा, कहीं ऊंचा होगा, मतलब रफ सरफेस होगा। ये जो सरफेस होगा क्या ऐसा है? रफ सरफेस। माइक्रोस्कोपिक व्यू में रफ सरफेस है। तो पुराने जमाने में सोचा जाता था कि, पुराने जमाने में मतलब ओल्ड व्यू है, पुराना व्यू है फ्रिक्शन के बारे में, कि ये जो रफ पैचेस है, रफ जो पैचेस बने हुए हैं सरफेस पे, मतलब कितना भी स्मूथ सरफेस हो, माइक्रोस्कोप में अंदर देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा ही हमको। तो पुराने जमाने में सोचा जाता था कि फ्रिक्शन जो है वो यही, ये रफ पैचेस, जैसे ये एक सरफेस है, किसी कोई एक सरफेस है, उसके ऊपर और एक सरफेस रख दिया तो उसका भी तो रफ पैचेस होगा। ठीक है ना, तो ये रफ पैचेस और रफ पैचेस क्या हो जाते थे? इंटरलॉक हो जाते थे। इसलिए मोशन में ये इंटरलॉक होने से क्या होगा? मोशन को अपोज करेगा। तो पुराने जमाने में सोचा जाता था कि यही जो है फ्रिक्शन का मेन रीजन है। लेकिन ये एक्चुअली फ्रिक्शन का मेन रीजन नहीं है, फ्रिक्शन कुछ और है। फ्रिक्शन क्या है? आजकल के पॉइंट ऑफ व्यू, मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रिक्शन जो है कुछ अलग चीज है। क्या है कि ठीक है, ये रफ सरफेस होता है, सरफेस मतलब पूरा ऐसा नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, माइक्रोस्कोप में देखे तो ऐसा दिखाई देता है हमको। ठीक है, और दूसरा सरफेस, दूसरा अगर कोई लेते हैं ऑब्जेक्ट, तो उसका भी तो सरफेस ऐसा ही होगा। ठीक है ना, उसका भी सरफेस ऐसा होगा। तो ये इस वाले ऑब्जेक्ट को इस वाले ऑब्जेक्ट पे रख दिया, और मोशन जब करवाएंगे तो ये क्या होगा कि पुराने व्यू के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका जो डाउन है, इसका जो डाउन है, इसके डाउन में आके फंस जाएगा, मतलब इंटरलॉक हो जाएगा, तो मोशन जो है वो उसको अपोज करेगा। लेकिन मॉडर्न व्यू क्या है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो इनके एटॉम्स है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स होता है, जिनको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से। इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स या इंटर एटॉमिक फोर्स। इसके एटम और इसके एटम के बीच में एक फोर्स लग जाता है, इसके मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स लग जाता है, जिसको हम एडहेसिव फोर्स या कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स। अब एडहेसिव फोर्स क्या होता है? एडहेसिव फोर्स होता है जब दो अलग अलग टाइप के मटेरियल आपस में मतलब चिपके हुए हो। ठीक है, मतलब ये जैसे ये मान लो कि एक वुड है। ठीक है, ये वुड है और ये ग्लास है।
ठीक है। तो इसका एटम, वुड का एटम और ग्लास का एटम के बीच में एक इंटर एटॉमिक फोर्स होगा, या ग्लास के मॉलिक्यूल और ग्लास मॉलिक्यूल और वुड मॉलिक्यूल के बीच में एक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होगा। उस फोर्स को हम एडहेसिव फोर्स बोलेंगे। ठीक है। तो ये एडहेसिव फोर्स या कोहेसिव फोर्स मतलब वुड होगा, ये भी वुड होगा, तो सेम मटेरियल होगा। मतलब फोर्स ये अल्टीमेटली क्या, इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक फोर्स, जिनका नाम है कोहेसिव फोर्स भी हो सकता है या एडहेसिव फोर्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल। तो मेन रीजन जो है फ्रिक्शन का वो यही है, इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। तो यही फोर्स जो है मोशन को, जब हम इस वाले ऑब्जेक्ट को, वुड को ग्लास के ऊपर रख के जब स्लाइड करवाते हैं, तो हमको स्लाइड करवाने के लिए कुछ फोर्स चाहिए होता है। ठीक है। रख देंगे तो अपने आप स्लाइड नहीं होगा, या फूक मार देंगे तो स्लाइड नहीं होगा, थोड़ा हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो हम किस लिए होता है फ्रिक्शन, तो यहां समझ में आ गया, इंटर मोलिकुलर फोर्स या इंटर एटॉमिक फोर्स, जिनको हम एडहेसिव फोर्स या कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स समझ में आ गया, अलग अलग मटेरियल है उनके बीच में, उनके एटम्स के बीच में या फिर उनके बीच में जो फोर्स लगा है उसको एडहेसिव फोर्स बोलेंगे, और सेम मटेरियल है तो उसको क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन आता कैसे। ठीक है। फ्रिक्शन क्या है, ऑपोजिंग फोर्स है, इट एग्जिस्ट ड्यू टू द इंटर एटॉमिक फोर्स और इंटर मोलिकुलर फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। इट मे बी कोहेसिव, इट मे बी एडहेसिव, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द मटेरियल। इतना समझ में आ गया। ठीक है। नोट कर लो इसको। तो अब इसको मैं अब बताता हूं। देखो फ्रिक्शन, जैसे अब मैं बात करते हैं, यहाँ पे टेबल है। ठीक है। ये एक टेबल है, इस पे हमने एक ब्लॉक रख दिया। ठीक है। ब्लॉक रख दिया, तो इसका वेट किधर एक्ट करेगा, नीचे की तरफ mg। ठीक है। इसका वेट, अगर इसका मास अगर m है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होता है, तो इसका वेट किधर एक्ट करेगा, नीचे की तरफ mg एक्ट करेगा। इसको सरफेस, ये जो टेबल का जो सरफेस है, इसको एक रिएक्शन देगा ऊपर की तरफ, रिएक्शन r। ठीक है। अब हमने इस पे एक फोर्स लगाया F, ब्लॉक पे, मतलब ऐसे टेबल पे रख दिया, एक रस्सी लगा के खींच रहे, उसको खींचने का मतलब फोर्स लगाया F। तो खींचते, जरूरी नहीं कि खींचूंगा तो मूव हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ पे फोर्स लगाएंगे ना, तो मूव क्यों नहीं हो रहा है, लगाता ही तो मूव हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको कोई, इस वाले फोर्स को कोई अपोज कर रहा है, उस अपोजिंग फोर्स का नाम क्या है, फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और वो कहां लगता है, वो लगता है ये दोनों सरफेस, ये ब्लॉक और टेबल के सरफेस। टेबल जो है एक्चुअली क्या होगा कि ये जो फ्रिक्शन है ना, ये एक रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ऐसे समझना है कि ये अपोजिंग फोर्स किसको अपोज करेगा, रिलेटिव मोशन को। यहाँ पे बहुत बड़ा बात ध्यान देना है कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। मतलब ये ब्लॉक को हम टेबल पे रख के खींच रहे हैं। ठीक है। तो टेबल क्या कर रहा है, ब्लॉक को रोकता है। कैसे रोकेगा, उसका हाथ पैर तो नहीं, तो क्या करता है वो, ये वाला फोर्स, ये इंटर एटॉमिक, ये इंटर मोलिकुलर फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। वो लगा देता है किस पे, इधर की तरफ लगा देता है, अपोजिट फोर्स लगा देता है F, फ्रिक्शनल फोर्स लगा देता है F। इसलिए हम इसको मूव नहीं करवा पा रहे। लेकिन क्या है कि धीरे धीरे हम फोर्स को और जोर से खींचेंगे तो क्या होगा, हमारा ब्लॉक जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। तो अब क्या है कि यहां पे जब देखो मूव करना स्टार्ट कर दिया, ब्लॉक ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो ये जो टेबल है, ब्लॉक पे एक फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट इधर, तो ब्लॉक भी तो इस पे एक फोर्स लगाएगा। न्यूटन थर्ड लॉ की बात करें, एक्शन एंड रिएक्शन है। टेबल ने ब्लॉक पे एक फोर्स लगाया, फ्रिक्शनल फोर्स F। ये वाला फोर्स की बात नहीं कर रही, ये फोर्स तो हमने लगाया है। ठीक है। इसके वजह से ब्लॉक जो है वो मूव करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये टेबल क्या कर रहा है, ब्लॉक पे एक फोर्स लगा रहा है F, फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगा रहा है, तो ब्लॉक भी टेबल पे एक फोर्स लगाएगा ना, इसके अपोजिट में एक फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स। और ये क्या होगा, ये F के बराबर, इसके बराबर ही होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। न्यूटन थर्ड लॉ की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब बात करते हैं, इतना समझ में आ गया क्या क्या फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स कब लगेगा, कैसे लगेगा। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन भी आते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहला है, यही से मैं बताऊंगा, पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन बोलने से समझ जाना है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, देखो यहाँ पे जैसे इस ब्लॉक को हमने रखा था, इसको मैं रख कर दूं, ये वाला नहीं चाहिए, अभी समझाने के लिए ड्रॉ किया था। ठीक है। ब्लॉक को रखा है, ब्लॉक को हम खींच रहे हैं एक फोर्स से, लेकिन ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। ब्लॉक मूव
नहीं कर रहा है। क्यों नहीं मूव कर रहा है? क्योंकि इस पे एक ऑपोजिट फोर्स लग रहा है जिसका नाम है फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये जो फोर्स है इसको मूव करने नहीं दे रहा है, मतलब ये बॉडी जो है मोशन में अभी तक नहीं है। ड्यू टू अप्लाइड फोर्स द बॉडी इज नॉट मूविंग। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन। तो ये जो फ्रिक्शन है, इसी फ्रिक्शन का नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या नाम है? स्टैटिक फ्रिक्शन। बॉडी को मोशन में नहीं, अभी तक बॉडी जो है मोशन में नहीं गया है ड्यू टू दिस अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स की वजह से बॉडी रेस्ट में ही है। अप्लाइड फोर्स है लेकिन बॉडी रेस्ट में ही है। किसके वजह से? ड्यू टू दिस फ्रिक्शन। दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, इसको हम लिखते हैं एफ एस। और इसका लॉ कहता है कि दिस स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन। ये जो नॉर्मल रिएक्शन होता है ना, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका लॉ है। लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ेंगे हम धीरे धीरे। तो लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कहता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या, ये समझ में आ गया कि बॉडी जो है रेस्ट में है, उस टाइम जो इस पे फ्रिक्शन लग रहा है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इंप्लाइज static friction Fs is equal to some constant mu s into r। यार mu s is what? कोएफिशिएंट। इसको देखो यहां पे ध्यान देना है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी बोला जा सकता है। इसको क्या बोल सकते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं यहां पे, लेकिन ये स्टैटिक फ्रिक्शन इसलिए इसका नाम दे दिया स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम इसकी बात करेंगे, फिर अब कर दो। ठीक है, नंबर टू आप देखो यहां बात करते हैं कि अभी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन देखो, बॉडी को हम नहीं मूव, फोर्स लगाया मूव नहीं कर रहा है। क्यों नहीं मूव कर रहा है? ड्यू टू दिस फ्रिक्शन। इसका नाम हमने दिया स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन बॉडी को अब और ये वाला फोर्स बढ़ाएंगे तो बॉडी क्या होगा? मूव करना चाहेगा या फिर मूव कर भी सकता है। तो जस्ट मूव करने वाला हो बॉडी जस्ट मूव करने वाला, फोर्स को हम बढ़ाते गए इस वाले फोर्स को, इसे अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते गए और बॉडी जो है जस्ट मूव करने वाला है, उस टाइम भी तो एक फ्रिक्शन लग रहा होगा ना, उस टाइम भी तो फ्रिक्शन लग रहा होगा। लेकिन बॉडी भी मूव नहीं किया है तो उस टाइम जो फ्रिक्शन लग रहा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन ही होगा। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन का वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू होगा। उसके बाद बॉडी क्या हो जाएगा? मूव करने लग जाएगा। उसके बाद अगर हमने ये फोर्स को बढ़ा दिया तो बॉडी जो है मूव करने लग जाएगा। तो मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है ना बॉडी पे, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, उसी को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कब एग्जिस्ट करता है? व्हेन द बॉडी इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन। ऑन द वर्ज ऑफ मोशन कब एक्ट करेगा? एक्ट्स ऑन एक्स व्हेन ए बॉडी is just on the verge of motion। मतलब जस्ट मूव करने वाला है, मतलब इस फोर्स को हम बढ़ा रहे हैं। पहले तो खींचा तो नहीं मूव किया। क्यों नहीं मूव किया? ड्यू टू फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन का नाम क्या दे दिया? स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन और फोर्स को बढ़ाते गए तो मूव करेगा ना, मूव तो करने वाला। जस्ट एक ऐसा पॉइंट आ गया कि बॉडी अब मूव कर देगा, तो उस टाइम भी तो फ्रिक्शन लग रहा होगा। उस टाइम जो फ्रिक्शन लग रहा होगा उसका नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आता है नंबर 3, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? तो जब बॉडी मोशन में रहेगा तो क्या, जब बॉडी मोशन में हो जाएगा तो क्या फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा? नहीं। बॉडी ये फोर्स को लगा के अब हमने बॉडी को खींचना, ये जो ब्लॉक है इसको हमने खींचना स्टार्ट करते हैं, मतलब मोशन में, ब्लॉक जो है वो मोशन में आ गया, तो क्या ये जो फ्रिक्शन ये खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा। तब भी उस पर फ्रिक्शन लगेगा, क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। और उस फ्रिक्शन का नाम होगा काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन। मतलब जब बॉडी मोशन में रहता है, ये दोनों टच में ही रहेगा ना, तो बॉडी जब मोशन में रहेगा तब भी क्या होगा कि ये जो
टेबल है ये ब्लॉक को अपोज करेगा और उस अपोजिशन फोर्स ऑफ अपोजिशन को हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन उसको हम लिखते हैं एफ के। काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये जो कोई भी फ्रिक्शन हो, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन को भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिखा जा सकता है ना, एफ ऐसे लिखते हैं एफ एल प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहाँ पे एफ एल इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू एल इंटू आर। और ये म्यू एल क्या होगा, कोएफिशिएंट। जैसे यहाँ पे म्यू एस क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो म्यू एल क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे एफ काइनेटिक, काइनेटिक को लिख सकते हैं एफ के प्रोपोर्शनल टू आर। सो एफ के इज इक्वल टू सम कांस्टेंट म्यू के इंटू आर। ठीक है, म्यू के इंटू आर। तो यहाँ पे ये म्यू के क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन किसे कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे कहते हैं। कोई तो प्रॉब्लम है, मतलब कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बता देना है। ठीक है, ठीक है, रब कर दूं इसको। हाँ भैया जी, धीरे धीरे से समझ में आ रहा है। देखो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन के टाइप्स की बात करते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन के टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन समझ में आ गया, जब बॉडी मोशन में होगा उस टाइम जो फ्रिक्शन लग रहा होगा उसको हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। उसका दूसरा नाम क्या है, डायनामिक फ्रिक्शन। डायनामिक या डायनामिक जो भी बोलो, फ्रिक्शन। अब इसमें क्या है कि दो तरीके का होता है। एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन के समझ में आ रहा है, स्लाइड समझते हो ना, स्लिप करना, किसी सरफेस पे स्लिप करना, स्लाइड करना। तो बचपन में क्या करते थे, बचपन में क्या अभी भी तो करते हैं, कॉलेज में या स्कूल में क्या करते हैं, जूता पहन के जाते हैं फ्लोर पे। क्या आता है, जब बाथरूम से मतलब क्या से बाथरूम से निकलते हैं तो क्या करते हैं, स्लाइड करने में बहुत मजा आता है। ठीक है, तो वहां पे स्लाइड जो कर लेते हैं ना, वो किसकी बदौलत कर लेते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर वहां पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं होता तो धड़ाक से गिर जाते हैं हम। ठीक है, और जब पानी नहीं रहता तो गिर भी जाते हैं, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो वो बात की बात है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब आता है, व्हेन ए बॉडी स्लाइड्स ओवर अनदर। जब एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी पे स्लाइड करे उस टाइम जो है वो क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। उस टाइम जो अपोजिंग फोर्स आएगा उसको क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस पे, मतलब एक सरफेस के ऊपर दूसरा बॉडी स्लाइड करे, देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। जैसे एग्जांपल भी बताया मैंने। ठीक है, दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन when a body rolls over, रोल्स समझते हो ना, जैसे ये रास्ता है, इस पे एक व्हील है, ये व्हील है, तो व्हील क्या करता है, व्हील तो रोल करके जाता है ना, घूम के जाता है, ऐसे रोल करके जाता है। तो यहाँ पे इस टाइम भी जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन बताओ, कॉज। अब इसका कॉज क्या है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन के कॉज को समझते हैं, इसका कारण क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन कैसे लगता है, रोलिंग फ्रिक्शन कहां से आता है। देखो, जैसे एक व्हील है, कोई एक हमने व्हील ले लिया। ठीक है, इसके कॉज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कॉज ऑफ क्या, रोलिंग फ्रिक्शन। कॉज ऑफ व्हाट, रोलिंग फ्रिक्शन। तो हमने एक व्हील ले लिया। ठीक है, व्हील ले लिया और ये सरफेस है, ठीक है। तो ये व्हील क्या करता है, व्हील का जो सरफेस के साथ जो कांटेक्ट होता है, व्हील का जो सरफेस है और ये जो रास्ता का जो सरफेस है, उसका कांटेक्ट बहुत कम, छोटे एरिया में कांटेक्ट होता है कि नहीं, छोटे एरिया में कांटेक्ट होता है। तो इसका वेट किधर होता है, इधर की नीचे की तरफ। हमेशा हर चीज का वेट किधर होता है, नीचे। वो वेट क्या है, फोर्स है। तो ये जो व्हील है वो ग्राउंड पे कितना प्रेशर लगा रहा होगा, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। फोर्स उसका mg है। एरिया तो बहुत छोटा होता है कि नहीं, एरिया बहुत छोटा होता है ना। छोटे एरिया, ये जो एरिया होगा, कंटेक्ट, एरिया ऑफ कंटेक्ट, एरिया मतलब यहाँ पे एरिया ऑफ कंटेक्ट की बात कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ कंटेक्ट तो बहुत कम है। तो एरिया ऑफ कंटेक्ट बहुत कम है, मतलब प्रेशर क्या है, बहुत ज्यादा है। प्रेशर बहुत ज्यादा लगा रहा है। प्रेशर बहुत ज्यादा लगाने से क्या होता है कि ये जो रास्ता है वो दिखता हमको नहीं है, बट वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है, थोड़ा सा दब जाता है, हमको दिखता नहीं है, मतलब एक्चुअली प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है।
इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू कहते हैं, इसको माइक्रोस्कोप में देखें तो समझ में आएगा, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक व्यू में हमको ये समझ में आएगा। या फिर बड़े बड़े ट्रक्स जब जाते हैं, लोडेड ट्रक्स जाते हैं, तो रोड पे देखा होगा रोड जो दब जाता है, दबता है कि नहीं, तो ठीक कुछ उसी तरह से ये लाइट व्हीकल है तो हम यहाँ से इसको देख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, इसको ऐसे देख सकते हैं, तो क्या हो जाता है, दब जाता है ना, दब जाता है। दबने का मतलब क्या है कि अब दब जाएगा तो ये क्या होगा, ये भी तो थोड़ा सा, ये जो व्हील है ये भी थोड़ा क्या होगा, बल्ज होगा। तो जब आगे बढ़ेगा व्हील, जब आगे बढ़ेगा उसको क्या होगा ना, ये थोड़ा सा जो डाउन है उसको चढ़ना पड़ेगा ना, ये डाउन चढ़ना पड़ेगा। तो ये जो डाउन चढ़ना ही क्या है, अपोज कर रहा है, कोई तो अपोज कर रहा है यहाँ पे, डाउन चढ़ने का ही जो चढ़ने में क्या अपोजिशन मिल रहा है ना, ये डाउन ही तो उसको अपोज कर रहा है मोशन को, यही है कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन का, यही रोलिंग फ्रिक्शन का असली रीजन है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, रोलिंग फ्रिक्शन समझ में आ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन समझ में आ गया। अब बात कर लेते कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पहले भी समझा दिया मैंने कि फ्रिक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है। अगर वो काइनेटिक फ्रिक्शन है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होगा, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो भी नॉर्मल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो F इज इक्वल टू म्यू आर, ये जो म्यू है इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को लिख सकते हो एफ बाई आर। अगर वो स्टैटिक हो तो म्यू एस लगा देंगे, काइनेटिक हो तो म्यू के लगा देंगे, एफ के लगा देंगे, यही लगा देंगे, ठीक है ना, बात वही है। तो अल्टीमेटली इसको डिफाइन कैसे करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को, इट इज द रेशियो ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज व्हाट, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन, इतना याद रहेगा, बस इतना याद रखना है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन, इसका कोई यूनिट होगा क्या, नहीं, इसका यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स, तो न्यूटन, इसका न्यूटन कैंसिल, इसका कोई फोर्स, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इसका जस्ट एक वैल्यू होगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। तो यहां से तुम ये भी बता सकते हो इसका डायमेंशन होगा क्या, नहीं होगा, इसका डायमेंशन भी नहीं होगा। सो यहाँ पे एक और चीज मिल जाता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसको रब कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे से। आप देखो यहाँ पे एक चीज और बता देते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसे कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, जैसे देखो यहाँ पे ये टेबल है, ये हमारा ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है, इसका वेट किधर है, नीचे mg, इस पे एक फोर्स लग रहा है, रिएक्शन लग रहा है r, हमने एक फोर्स लगा दिया इधर की तरफ, ऐसे फोर्स लगा दिया f, जब इधर फोर्स लगा दिया तो इधर क्या होगा, एक क्या होगा, जब हम इधर फोर्स लगाएंगे तभी ये फ्रिक्शन आएगा, समझ में आ रहा ना। फ्रिक्शन अपने आप, बॉडी ऐसे पड़ा हुआ है तो फ्रिक्शन उस पर नहीं लग रहा है, बॉडी ऐसे चुपचाप पड़ा हुआ है, एक बॉडी दूसरे बॉडी में चिपका हुआ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, जब तक कि इस बॉडी का एक टेंडेंसी ना हो मोशन का। टेंडेंसी कहां से आएगा, जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक टेंडेंसी नहीं आएगा, तो फोर्स लगाने से ही फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये फ्रिक्शन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, रिएक्शन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इन दोनों का एक रिजल्टेंट होगा इधर की तरफ, और उसको बोलेंगे n, ठीक है। तो दिस रिजल्टेंट इज द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मतलब इसको फ्री बॉडी डायग्राम में कैसा होगा, ये ऑब्जेक्ट है तो इधर लग रहा है F, ठीक है, इधर लग रहा है R, इधर लग रहा है mg, इधर लग रहा है फ्रिक्शन, ये फ्री बॉडी डायग्राम होगा। तो ये फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट होगा, वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बना रहा होगा, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसे कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल व्हिच the resultant of friction and normal reaction makes with the normal reaction। मतलब फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है और रिजल्टेंट जो नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बना रहा है, उसी एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, उसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, ठीक है, थीटा से। तो यहां पे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये ट्राइंगल बन गया, इसको एक स्क्वायर बना देते हैं, एक पैराबोला बना देते हैं। तो tan थीटा क्या होगा, इस डायग्राम से हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये लाइन डिवाइडेड बाय ये लाइन, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ये वाला मतलब तो ये वाला मतलब f, और ये वाला मतलब तो r, तो f बाई r।
तो टेन थीटा इज इक्वल टू एफ बाई आर, और एफ बाई आर क्या होता है, म्यू भी होता है ना, म्यू इज इक्वल टू एफ बाई आर, डेफिनेशन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू इज इक्वल टू एफ बाई आर, सो वी कैन राइट टेन थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू। सो यहां से दिख रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे कौन है, थीटा, और उसका टेन थीटा ले लो, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इतना याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट और एक बात कर लेते, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज क्या है, इसको मैं रब कर दूं, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज क्या है, देखो जैसे हमने एक इंक्लाइन प्लेन लिया ऐसे, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन लिया है, तो यहां पे सामान को ऐसे रख दिया, कोई एक ब्लॉक ऐसे रख दिया, ठीक है, कोई एक ब्लॉक ऐसे रख दिया, तो क्या है, गिर जाएगा। देखो यहां पे ऐसे समझो, हमने ये ऐसे ऐसे समझो, ये चौक इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, अब आ रहा है, अरे गिर क्या, तो क्या होगा, ऐसे इसको कैसे समझाएगा, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, देखो प्रैक्टिकली समझाएंगे कि ये, ठीक है, अब ये हाथ को ही देखो, यहां पे रखा है ना, हाथ को देखो, हाथ को जब ऐसे उठाएंगे तभी तो चौक नीचे आएगा, तो ये हॉरिजॉन्टल से एक पर्टिकुलर एंगल, यहां पे जो सामान रखा हुआ है, जैसे ये ब्लॉक रखा हुआ है, तो इस रखते ही गिर जाए जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ पे रखा है तो गिर गया, ऐसा है क्या, नहीं, ठीक है, ऐसे भी रख दे तो नहीं गिरेगा, कभी कभी क्या होता है, ऐसे भी रखे तो नहीं गिरता ना, ऐसे देखो देखो, समझो कि ऐसे भी रखा तो ये नहीं गिरा, ऐसे भी रख दिया तो नहीं गिरा, और उठाया और उठाया और उठाया और उठाया और उठाया और उठाया, तब गिरा, ठीक है, तब गिरा। मतलब ये एंगल ऑफ रिपोज क्या है कि एक ऑब्जेक्ट को इंक्लाइंड प्लेन पे रखने के बाद जब वो जस्ट गिरने वाला हो, उस टाइम ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है, जिस एंगल पे इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ चीज जस्ट गिरने वाला हो, just begins to slide, the object placed on the inclined plane just begins to slide at an angle made with the horizontal, that angle is called angle of repose. एंगल ऑफ रिपोज क्या है, फिर से समझाता हूं, ऐसा एंगल जिस एंगल की वजह से, जिस हर एंगल पे तो नहीं गिरेगा ना, जिसे मैंने दिखाया ना कि ये चौक मैंने रखा हुआ है, चौक ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ऐसा लगा तो नहीं गिरेगा, उठा रहा ये गिरा, ठीक है, तो मैंने इसको बहुत यहां से यहां तक उठाया तो गिरा, तो जिस एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ मैंने एक एंगल बनाया ना, तो जिस एंगल पे ये जस्ट गिर रहा है, उसी एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि एंगल ऑफ रिपोज किसे कहते हैं, the minimum angle at which an object placed on an inclined plane just begins to slide is called angle of repose. अब एंगल ऑफ रिपोज को वैल्यू निकालेंगे, तो चलो इसका देखते हैं, इसका वेट किधर लगेगा, इधर की तरफ mg, ठीक है, इसका रिएक्शन किधर होगा, इधर की तरफ r, ठीक है, नीचे की तरफ गिर रहा है तो इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा F इधर की तरफ, और इधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा, ठीक है। अब इसको ऐसे 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 बढ़ा देते हैं, इसको ऐसे, इसको अगर अल्फा ले लें, तो क्या होगा, इसको अगर अल्फा दिख रहा है ना, इसको अगर अल्फा ले लें, इसको अगर हम अल्फा ले लें, इसको देखो ये एंगल कितना है, ये अल्फा एंगल है, ठीक है, तो ज्योमेट्री के हिसाब से अगर ये अल्फा है ना, तो ये कितना होगा, ये तो 90 होगा, ये कितना होगा 90 होगा, ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा होगा, और ये हमने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो 90 है, ये 90 है ना, और ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, ये वाला एंगल भी क्या होगा, अल्फा होगा। तो mg को हम रिजोल्व करें तो इधर आ जाएगा ना mg cos अल्फा, और इधर क्या आएगा mg sin अल्फा, ठीक है, mg cos अल्फा इधर आएगा, mg sin अल्फा इधर आएगा। इतना समझ में आ गया, तो हमें mg का जरूरत नहीं, इसको रब कर देते हैं, हमें जरूरत है mg sin अल्फा और mg cos अल्फा का, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर बॉडी इक्विलिब्रियम है, मतलब गिर नहीं रहा है, कहीं गिर नहीं रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन जो फोर्स लग रहा है वो इसके बराबर है, मतलब mg sin अल्फा इज इक्वल टू क्या है, F है, ठीक है।
और ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा है, मतलब mg cos अल्फा इज इक्वल टू क्या है, r। इसको इससे डिवाइड कर दो, देन व्हाट विल गेट f बाय r इज इक्वल टू व्हाट, mg sin अल्फा बाय mg cos अल्फा, mg कट जाएगा, सो विल गेट sin अल्फा बाय cos अल्फा, ये मिलेगा। और sin अल्फा बाय cos अल्फा क्या होता है, tan अल्फा, सो f बाय r इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा। सो f बाय r क्या है, f बाय r इज नथिंग बट म्यू, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज इक्वल टू tan अल्फा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना कि ये tan थीटा इज इक्वल टू म्यू है, यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा। ये अल्फा क्या है, एंगल ऑफ रिपोज है, और ये tan थीटा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों से क्या दिख रहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। देखो म्यू इज इक्वल टू tan थीटा है, म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा है, सो यू कैन से दैट tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, दैट इज यू कैन से थीटा इज इक्वल टू अल्फा। थीटा इज इक्वल टू अल्फा मींस व्हाट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। तो ये नहीं कि ये दोनों सेम चीज है, नहीं, दोनों सेम ऐसा नहीं है, ये दोनों इक्वल है बट दोनों सेम नहीं है, एक ही चीज नहीं है, ठीक है। दोनों का हाइट, जैसे मैं और मेरा दोस्त दोनों का हाइट बराबर, तो क्या हम एक ही है, नहीं, वो अलग है मैं अलग हूं। तो यहाँ पे दोनों इक्वल है बट ये नहीं कि दोनों सेम है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये क्या है, समझ में आ गया कि ये है रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है नॉर्मल रिएक्शन के साथ। कौन सा रिजल्टेंट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है वो। और ये क्या है, ये क्या है, एंगल ऑफ रिपोज क्या है, मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एट व्हिच द बॉडी प्लेस्ड ऑन द प्लेन जस्ट बिगिंस टू स्लाइड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सो आज का वीडियो में इतना ही समझ में आ गया, बेसिक बातें कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।